हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान साथ एक बार फिर से आपके अपने पाई क्लासेस में। और आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं आप लोगों के लिए एक वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं, किसके? ग्रेविटेशन चैप्टर की। क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर है। इस पूरी वीडियो में एंड करने वाले हैं हम लोग, तो बहुत मजेदार तरीके से आपको एंड करा के दिखाऊंगा मैं कि भाई कितना इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है और कितनी इंटरेस्टिंग इसमें बातें हैं। ठीक है, और लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा इसका, यानी काफी ज्यादा बढ़िया लेवल रहेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। भाई ग्रेविटेशन को मैं ऐसे दो पार्टों में आपको बताता हूं कि ग्रेविटेशन यानी दो टाइप के फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशन बनाई दो वर्डों से, ग्रेविटी और अट्रैक्शन। ग्रेविटी और अट्रैक्शन यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करती है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। अब ग्रेविटी के साथ साथ यानी अर्थ तो लगाती है, अगर हमारे पास में कोई दो मासेस हैं तो वो भी एक दूसरे पर अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। तो इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। एक होता है सर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है सर ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी से क्या अर्थ है सर, द अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है जी, द अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। ठीक है, अप्लाइड बाय द अर्थ। ये जो ग्रेविटी है, ये जो ग्रेविटी है सर, ये भी एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स ही है, जो कौन लगाती है, अर्थ। जैसे आप ये ऑब्जेक्ट लो, इस ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करोगे तो कहां की ओर आएगा सर, ये अर्थ की तरफ जाएगा। ठीक है, अर्थ की तरफ जाएगा, तो इसी का नाम क्या है, ग्रेविटी। द अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ, अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑन द अदर ऑब्जेक्ट। कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है जिस पर कौन फोर्स लगाती है, हमारी अर्थ फोर्स अप्लाइड करती है बेटा, उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या है, उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटी। एक होता है सर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये सर यूनिवर्सल है। ठीक है जी, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब ये अर्थ पर तो अप्लाई होगा ही होगा, अर्थ के बाहर भी अप्लाई होगा। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। आगे इसका एक्सप्लेनेशन न्यूटन ने और ज्यादा बेहतरीन तरीके से दिया है, बट अभी मैं इसको ऐसे बता रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है सर, द अट्रैक्शन फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, बिटवीन टू मासेस। ठीक है, बिटवीन टू मासेस, यानी कोई भी दो मासेस है तो वो भी एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स। जैसे आप सब देखो, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे साथ में है टेबल है, चेयर है, मार्कर है, और आप इतने सारे बच्चे बैठे हैं, तो भैया ये सारे बच्चे और ये मार्कर, ये बोर्ड, ये सब मेरे पर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। साथ ही मैं भी इन पर क्या कर रहा हूं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा हूं। तो दो मासेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एंड ग्रेविटी क्या सर, ये अट्रैक्शन फोर्स है जो हमारी अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करती है। तो बस इन्हीं दोनों फोर्सेस को मिलाकर बना है ग्रेविटेशन। तो चलो करते हैं इसकी बेहतरीन तरीके से आगे की सुनवाई। चलो, तो मैंने कहा भाई साहब आगे चलते हैं, तो यूनिवर्सल लॉ आ जाता है सर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें सभी लोग जानते होंगे, इसे 9th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कोई नहीं अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। देखिए, इसने कहा सर हमारे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ डिफरेंट मासेस, एक m1 है, एक m2 है। सेम मासेस भी हो सकता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेम मासेस के भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मासेस के भी, कोई भी दो मासेस ले लीजिए। ध्यान से सुनिएगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन व्हाट डज इट स्टेट। तो ये कहता है कि सर, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स, यानी अगर इस पूरे के पूरे यूनिवर्स, हम अर्थ की बात नहीं कर रहे, अर्थ के बाहर भी अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इफ देयर आर टू ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स ऑफ डिफरेंट और सेम मासेस, डिफरेंट और सेम मासेस, मासेस दोनों के सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऑफ डिफरेंट और सेम मासेस, अलग अलग मास के या डिफरेंट डिफरेंट मासेस के, अप्लाइड एन अट्रैक्शन फोर्स, एन अट्रैक्शन फोर्स ऑन ईच अदर। यानी ये जो दोनों फोर्स हैं, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है बेटा, एक दूसरे पर क्या करते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स है सर, अब इसका पहला पॉइंट क्या है कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है सर, ये इन मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। मासेस ले लीजिए, मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरी बात सर, ये जो हमारा फोर्स है, ये इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस है सर, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर से बोल रहा हूं, F is proportional to the product of masses and F is inversely proportional to the square of distance between them। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर इन दोनों लॉ को मिला दें तो बेटा क्या आएगा, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अच्छा, जब जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो क्या हमें एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है? आप बोलोगे हाँ जी सर कांस्टेंट चाहिए, तो भाई साहब यहाँ कांस्टेंट है जिसका नाम है g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। सर ये g क्या है? भाई साहब इस g को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है जी। इसको क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इस जी को कहते हैं। आइए इस जी के बारे में और थोड़ी सी बातें आगे पढ़ते हैं, ठीक है, इस जी के बारे में और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जो ये जी है सर इसका वैल्यू कितना होता है, इसका एसआई यूनिट कितना होता है, ये सब बातें भी कर लेते हैं। तो जी बेटा, जी का जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होता है, ठीक है, ये इसका वैल्यू है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। कहीं भी आप चले जाओ, अर्थ पर रहो, अर्थ के बाहर रहो, हर जगह पर ये फिक्स रहेगा, इसीलिए इसका नाम रखा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल मतलब अर्थ पर भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी, अर्थ के बाहर भी इसकी वैल्यू सेम रहेगी। किसी भी प्लेनेट पर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकर दो मासेस हैं तो उनके बीच में इतना ही जी लगेगा। ये जी कांस्टेंट है, और कैसा कांस्टेंट है? यूनिवर्सल। अब बात आती है सर इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो भाई F इज इक्वल्स टू है सर जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। डी को इधर ले आओ सर, F इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू जी। ठीक है भाई साहब, ये जी डिवाइड में आ जाएगा, ये m1 m2 डिवाइड में आ गया। F का सर न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सर दोनों केजी इंटू केजी, तो सीधा सीधा हो जाता है सर जी का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। ठीक है बेटा, ये इसका एसआई यूनिट होता है। सभी लोग निकालना सीख लो कैसे निकालते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो चलो बेटा, अब हमारी बात शुरू होती है कहां से? फ्री फॉल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है, फ्री फॉल क्या है सर? देखिए, फ्री फॉल का मीन्स होता है कि सर अगर मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है और मैं इस ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पर लेकर आ गया, ये हाइट है, ठीक है बेटा, और इस हाइट से मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं। देखिए, मैंने इसको कोई फोर्स नहीं दिया है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको किसी हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं। तो ड्रॉप कर रहा हूं तो सर ये कहां की तरफ आएगी? आप बोलोगे सर इट कहां की तरफ जा रही है सर? कहोगे सर अंडर द ग्रेविटी, इस पर फोर्स लग रहा है ना। ये मूव जो करती है किस फोर्स की वजह से मूव कर रही है? आप बोलोगे सर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है तो किसके अगेंस्ट मूव करेगा सर? किसके ड्यू टू मूव करेगा? आप बोलोगे सर जी वो ग्रेविटी के ड्यू टू मूव करेगा। इसी को कहते हैं सर फ्री फॉल। इसी को क्या कहते हैं? फ्री फॉल। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले हम फ्री फॉल करेंगे, फिर उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझेंगे कि क्या होता है। तो जैसे देखो, मैंने बोला बेटा फ्री फॉल क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड एट सम हाइट, है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से, ठीक है, किसी हाइट से ड्रॉप कर दें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप एट सम हाइट, इट मूव्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, तो ग्रेविटी के अंडर काम करती है, उसके तरफ मूव करती है। तो इसी को कहते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज फ्री फॉल। इसी फिनोमिना को हम क्या कह रहे हैं बेटा? फ्री फॉल कह रहे हैं। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट से ड्रॉप होता है तो किसके अंडर मूव करेगा? आप बोलोगे सर ड्यू टू द ग्रेविटी, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। तो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से वो नीचे की तरफ मूव करता है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। अच्छा, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो सर उसमें कोई एक्सीलरेशन होता है, ये बात समझनी है। तो हाँ जी सर, एक्सीलरेशन भी होता है, जिसका नाम दिया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे समझो, अगर मैं इसको इस हाइट से गिरा रहा हूं यहां से, तो ये भाई बिल्कुल आराम से गिरेगी। अगर मैं इसको यहां से गिराऊं तो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। मैं इसको बहुत ज्यादा स्पीड से गिराऊं, साउंड सुनिएगा, आई थिंक आपको सुनाई दिया होगा साउंड। तो अगर मैं इसको काफी ज्यादा स्पीड से गिराता हूं तो ये उतना ही ज्यादा तेज गिरती है।
यानी आप मुझे बताओ, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है या मैं इस ऑब्जेक्ट को हाइट से गिरा रहा हूं, ठीक है, तो क्या उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है? क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? बोलो, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर। और भाई साहब, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या इसी को एक्सीलरेशन कहते हैं? इसी को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो बस सिंपल सिंपल से समझिए कि इफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज फॉलिंग फ्रीली एट सम हाइट, ठीक है जी, एट सम हाइट, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट से फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, फ्री फॉल करता है, देन, ठीक है, देन इट्स वेलोसिटी चेंज पर सेकंड, यानी इसकी जो वेलोसिटी है बेटा वो पर सेकंड चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट्स वेलोसिटी चेंज पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी में लगातार पर सेकंड चेंज आ रहा है, ठीक है। दिस इज नॉन एज, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज नॉन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। उसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा है भाई साहब, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, तो इसी चेंज का क्या नाम है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज डिनोटेड बाय जी, और इस जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्योंकि ये एक्सीलरेशन है, दैट्स व्हाई इसका जो ये है ना, एसआई यूनिट है, वो क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और ये कहां है सर? ये अर्थ पर है। किस किस पर है बेटा? ये अर्थ पर। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी बदल जाएगी। ध्यान से समझना। तो अर्थ पर ये 9.8 होता है, अर्थ के अगर आप ऊपर जाएंगे तो भी बदलेगा, अर्थ के नीचे जाएंगे बेटा तो भी बदलेगा। तो इसकी जो वैल्यू है उसमें चेंजनेस आ जाएगा। लेकिन जो कैपिटल जी था, आपको मैंने बताया, वो क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो क्या उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा? आप बोलोगे नहीं सर, ये तो आपने कांस्टेंट बताया था। तो किसमें चेंज आएगा भाई साहब? आप बोलोगे सर जी इसमें चेंज आएगा, स्मॉल जी में। कैपिटल जी में कोई चेंज नहीं आएगा, कैपिटल जी जो भी था वैसे ही रहेगा, स्मॉल जी में चेंज आएगा। अब ये कैसे आएगा, कैसे चेंज नहीं आएगा, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, है ना। मैं बताऊंगा आपको कि हर जगह पर कहां कहां कैसे कैसे काम करता है। उससे पहले सबसे छोटी बात हम लोग कर लेते हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है, और साथ ही साथ स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों को करते हैं, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में रिलेशन, एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में बेटा क्या डिफरेंस है। तो चलो शुरू कर रहे हैं। और आई होप भैया आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं इस लेवल की चीजें आपको कराने वाला हूं आगे। इसके बाद ये सारी चीजें तो आपने 9th में भी पढ़ी होंगी, लेकिन इसके बाद जो आने वाला ना धमाका है, और सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो भाई एक बार एक काम करना, वीडियो को लाइक करना, और ज्यादा मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों के साथ शेयर करो कि भाई एक ये भी प्लेटफॉर्म है कि बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे और इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन किसमें? स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ठीक है। तो चलो बच्चे, अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है बेटा रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है। बहुत सिंपल सी बात है, देखो अभी आपने यूनिवर्सल लॉ पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बोलो हाँ या नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर अभी तो आपने कराया ही था, ये तो हम भूलेंगे नहीं ना। अच्छा देखो, ऐसे ले लो कि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो किस पर रखा है बेटे, ये अर्थ का मास है एमई, और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, कहीं भी रखा है, यहां रखा है, कहीं भी रख लो, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है एम। अर्थ का मास कितना है? एमई, कैपिटल एमई, ऐसे समझ लो आप, है ना, एक एक चीज। और भैया अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है सर जी? आप बोलोगे आर ई है ना, इस तरह से ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। अर्थ का जो मास है सर वो एम ई है, अर्थ का जो रेडियस है सर वो आर ई है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? एम है, जिसका मास कितना है? एम। यानी जैसे आप मान लो अपने आप को, आप कहां खड़े हो? अर्थ पर खड़े हो भाई साहब। तो अर्थ आप पर लगा रही है कि नहीं लगा रही है अट्रैक्शन फोर्स? बोलोगे हाँ जी सर, नहीं तो हम तो हवा में उड़ रहे होते हैं ऐसे, है ना, उड़ता चला, ये हवा में उड़ रहे होते हैं। अर्थ हम पे ग्रेविटेशन लगा रही है, तभी तो हम अर्थ पर रुके हुए हैं, वरना तो उड़ रहे होते। तो भैया अर्थ आपका मास हो गया एम, अर्थ का मास हो गया एम ई, है ना, आपका मास एम, अर्थ का मास एम ई। तो यूनिवर्सल लॉ क्या होता है सर? जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर एफ इज इक्वल टू जी,
जो m1 है सर वो तो अर्थ का मास है, जो m2 है सर वो हमारा मास है, और d क्या है सर जी, re है, क्योंकि अर्थ की जो रेडियस है वो कितना है, re है। तो ये फॉर्मूला हो गया जी ये, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सर इस पर ग्रेविटी काम कर रही है, तो सर F इज इक्वल्स टू mg बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पर क्या करता है, फ्री फॉल कर रहा है, तो उस पर भी फोर्स लग रहा होगा, F इज इक्वल्स टू mg। एक तो अट्रैक्शन फोर्स है और एक ये वाला फोर्स है। क्या दोनों ही फोर्स इक्वल हैं? अगर इक्वल है तो बेटा mg इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, है ना, आप बोलोगे सर g m अपॉन आर ई स्क्वायर। भाई साहब m से m कैंसिल हो जाएगा सर, तो भाई g की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर g एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये इनमें रिलेशन आ जाएगा मेरे बच्चे। ये रिलेशन होता है किसमें, स्मॉल जी और कैपिटल जी में। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ये कराई चुका हूं, g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो क्यों ना हम g का वैल्यू अर्थ के सरफेस पर फाइंड कर लें, है ना। तो आपको सबको पता भी होगा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है जी, अर्थ के सरफेस पर हम लोग इसको फाइंड ही कर लेते हैं। भाई आपको पता है सर g की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 होता है। m कितना है सर, अर्थ का जो मास है, ठीक है, अर्थ का जो मास होता है सर जी वो कितना होता है, जल्दी बताओ, कितने बच्चों को पता है फटाफट से। जो अर्थ का मास होता है बेटा 6.10 की पावर 24 होता है, और अर्थ का जो रेडियस है सर वो 6.4, ठीक है, इंटू 10 की पावर 6 इसका स्क्वायर करते हैं भाई साहब। इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको पता लगेगा कि ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, सॉल्व आप कर लेना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सारी चीजें मैंने आपको लिख दिया भाई साहब, तो आपको पता लग जाएगा भाई जी का मान कितना आएगा। तो अर्थ के सरफेस पर जो जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, ये मैं बता भी चुका हूं। अब मेन बात आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। यानी जी की वैल्यू में क्या क्या वेरिएशन है। मैंने आपको बताया था बेटा कि जी का वैल्यू जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये आपको बताया था। अर्थ के अगर आप ऊपर जाओगे तो भी जी का मान बदलेगा, नीचे जाओगे तो भी जी का मान बदलेगा, और ये तो छोड़ो, अर्थ के ऊपर नीचे जा रहे हो भाई साहब, और ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि अर्थ जैसे घूमती है ना, तो उसके घूमने से भी जी का मान चेंज होता है। और साथ साथ में आपको और बता दूं इंटरेस्टिंग बात, अर्थ का शेप कैसा है। आप सोचते हो अर्थ का शेप गोल है, लेकिन नहीं, अर्थ हमारी गोल नहीं है, अर्थ इज इलिप्टिकल शेप। तो अर्थ की जो शेप है वो इलिप्टिकल है, तो उस इलिप्टिकल शेप पर भी जी का वैल्यू क्या करता है बेटे, डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, पहले इसी को समझ लेते हैं। तो यहां पर पहले मैं डाल देता हूं शेप ऑफ अर्थ, ठीक है, शेप ऑफ अर्थ। जो हमारी अर्थ की शेप है, ध्यान से समझना बेटा, ऐसे समझो, जो हमारी अर्थ है ना, जो हमारी अर्थ है बेटा वो गोल ना होकर थोड़ा सा इलिप्टिकल है, इस तरह से। कैसी है बेटा, इलिप्टिकल। इलिप्टिकल मतलब ओवल शेप में है, अंडे के आकार की है। तो आप ये समझते हैं बेटा, जो इसका ये क्या होते हैं बेटा, ये क्या है इसके, जल्दी बताओ, और ये क्या है इसके, आप बोलोगे सर ये तो पोल्स है, ये तो पोल्स हैं, ठीक है, और ये क्या सर इसके इक्वेटर है ना, इक्वेटर, है ना, हिंदी में बोले तो भाई ये ध्रुव होते हैं, और ये विषुवत होते हैं, ठीक है, ये विषुवत होते हैं, ये ध्रुव होते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा, एक बात बताओ, जब पोल से इधर या इधर जाएंगे तो रेडियस कम होगी, और इधर जा रहे तो सर इसका जो रेडियस है अर्थ का वो क्या है, ज्यादा होगी। और आपने अभी देखा कि सर g इज इक्वल्स टू है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यानी g कहीं ना कहीं, ध्यान से समझना एक एक बच्चे, g जो है कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करता है। तो एक बार बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मींस क्या होता है सर, अगर आर ई बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, आर ई बढ़ेगा तो आप बोलोगे सर जी कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर आर ई कम होगा तो सर जी बढ़ जाएगा। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि पोल्स पर अगर देखो तो पोल्स पर रेडियस कम है, आर ई कम है, आर ई अगर कम है तो सर जी क्या होगा, ज्यादा होगा। जी पोल्स पर ज्यादा होगा, किसके मुकाबले सर, जी ऑफ इक्वेटर, जी ऑफ इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पर आर ई ज्यादा है, आर ई इक्वेटर पर ज्यादा है। तो यहां जो लोग रह रहे होंगे, आप उन्हें बताओ, आप जो यहाँ लोग रह रहे होंगे उन्हें जी थोड़ा सा कम महसूस होगी, और यहाँ जो लोग रह रहे होंगे उन्हें जी थोड़ा सा ज्यादा महसूस होगी। अब ऐसा महसूस तो होता नहीं, क्योंकि हम रह रहे हैं तो हमें फील नहीं होता, बट ऐसा मैं बता रहा हूं क्योंकि जो लोग इक्वेटर पर हैं उनको जी का वैल्यू कम
काम करेगा, और जो लोग पोल्स पर है उन पर जी का वैल्यू कम काम करेगा, सॉरी ज्यादा काम करेगा। तो जी का वैल्यू जो है बेटा पोल्स पर ज्यादा होता है और इक्वेटर्स पर कम होता है। तो पहला हो गया कि भाई जी के मान में जो वेरिएशन आता है वो शेप ऑफ अर्थ पे भी आता है, कि हमारी जो अर्थ की शेप है वो कैसी है, ओवल शेप है ना। कैसी शेप है बेटा, ओवल शेप है। ओवल शेप होने की वजह से इक्वेटर पर रेडियस बढ़ जाती है, रेडियस बढ़ेगी तो जी कम हो जाएगा, और पोल्स पर देखें तो सर रेडियस क्या आपकी कम होती है, रेडियस कम है तो सर जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पोल्स पर जो जी है इक्वेटर के मुकाबले क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है सर रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना, रोटेशन ऑफ अर्थ। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, इसमें सारी चीजें ध्यान से सुनना। भाई रोटेशन ऑफ अर्थ है, आपको पता है कि सर अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे इलिप्टिकल शेप में सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब बोलोगे हाँ जी सर, और सर उनके फोकस पर होता है। अब बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बेटा बताओ मुझे, ये जो अपनी अक्ष पर, ये जो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, क्या यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से काम कर रही है, ये रोटेट कर रही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता तो ये चली जाती, किसको छोड़कर, सन को, अपनी एक्सिस को छोड़कर कहीं दूर निकल जाती। लेकिन सन अर्थ पर ग्रेविटेशन लगाता है और अर्थ सन पर ग्रेविटेशन लगाता है, जिसकी वजह से अर्थ अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करती रहती है। अब ये बताओ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन लगा रहा है, ग्रेविटेशन तो काम करेगा करेगा, क्योंकि सन का भी मास है और अर्थ का भी मास है। फिर आपको यह भी पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर सर्कुलर मोशन करता है, कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन करता है तो सर उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। जल्दी बताओ, बोलोगे हाँ या नहीं, उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, बोलोगे हाँ जी सर। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसको कम कर रहा है, ग्रेविटेशन, क्योंकि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशन ही तो प्रोवाइड कर रहा है। अब बोलोगे हाँ जी सर, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशन प्रोवाइड कर रहा है तो भाई साहब ग्रेविटेशन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो सन को अर्थ से जोड़े रखा है और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। तो जो एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स था वो एक्चुअल में थोड़ा सा कम हो जाता है, और जैसे ही ग्रेविटेशनल कम होगा तो भाई साहब जी का मान भी डिक्रीज हो जाएगा। जी का मान क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो जो अर्थ का रोटेशन है, क्योंकि वो कैसा कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशन। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान से सुन लेना, इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही सर ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ मान उसका सेंट्रीपिटल फोर्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से जी डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी डिक्रीज हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग फेज तो अब शुरू होता है, इंटरेस्टिंग फेज तो अब शुरू होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, मैं यहां रफ कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपने बोला कि सर, अब बोलोगे सर आपने तो बताया कि ग्रेविटेशन क्या करता है, ग्रेविटेशन जो फोर्स है, ठीक है, वो क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। मैंने कहा भाई जिसकी वजह से जी डिक्रीज हो रहा है, जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना डिक्रीज हो रहा है, तो ये होता है सर जी इज इक्वल्स टू जी डैश माइनस आर ई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये होता है भाई साहब, आर ई स्क्वायर कॉस ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। इतना आप मान लो, ये इक्वेशन आती है कि सर इतना वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, अगर मैं ये कहूं, अब ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं ओमेगा क्या है सर, ओमेगा इज द वेलोसिटी है, ओमेगा इज द वेलोसिटी जिससे अर्थ रोटेट कर रही है। अब ध्यान से समझो, मैं ये कहता हूं कि बेटा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ अपना रोटेशन क्या कर दे, हाई कर दे, हाई स्पीड से रोटेट करने लग जाए। बोलो जल्दी से, है ना। आप बोलोगे जल्दी फटाफट से बताओ, मैं कह रहा हूं बेटा ओमेगा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे हाई हो जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर ओमेगा हाई हो जाएगा तो बेटा जी का मान क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। अगर ओमेगा अगर इंक्रीज हो जाए, ध्यान से सुनना कि ओमेगा सर क्या हो गया है, ओमेगा इंक्रीज हो गया, है ना बेटा, ओमेगा इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही ओमेगा इंक्रीज होगा तो देखो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू जैसी बढ़ेगी तो जी डैश में से माइनस ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो भाई साहब जी डिक्रीज हो जाएगा। अगर ओमेगा इंक्रीज होगा तो जी डिक्रीज होगा, और अगर जी डिक्रीज हो गया तो सभी लोगों को जो वेट है ना, जितने भी लोग हैं, मैं हूं, आप हैं, हर एक बॉडी, उसका वेट भी भाई साहब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके तुरंत वेट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जैसे ही ओमेगा बढ़ेगा। ध्यान से सुनना कि जैसे ही सर ओमेगा बढ़ेगा वैसे ही सर इनके वेट में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, उनको वेट अपना कम महसूस होने लगेगा। ध्यान से सुनना, क्या होगा, वेट कम महसूस होगा। इसके अपोजिट अगर सर सेकंड केस में जाते हैं कि सर ओमेगा इज इक्वल्स टू अगर जीरो हो जाए, ओमेगा अगर जीरो हो जाएगा तो भाई क्या होगा, ओमेगा जीरो हो गया तो ये सारी वैल्यू जीरो होगी, तो सर जी इंक्रीज हो जाएगा, है ना बेटा, जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बोलोगे सर जी तो इंक्रीज हो गया,
और जैसे ही सर जी इंक्रीज होगा तो सभी जितनी भी बॉडीज हैं उनके वेट में क्या हो जाएगा बेटा, एकदम फटाफट से वेट इंक्रीज हो जाएगा, है ना, वेट इंक्रीज हो जाएगा। यानी सभी बॉडीज को अपना वेट, यानी आप हो मैं हूं जितने भी यहाँ ऑब्जेक्ट हैं सबका भार बढ़ जाएगा, सबका वेट इंक्रीज हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कुछ? यानी इसके रोटेशन पर भी बहुत डिपेंड कर रहा है। पहले तो शेप पर डिपेंड कर रहा था, भाई शेप कैसी है इसकी, आप बोलोगे सर ओवल है, ओवल है तो सर इक्वेटर स्पेस का रेडियस ज्यादा है तो जी का मान कम है। लेकिन जैसे मैंने रोटेशन की बात की तो मैं ये कह रहा हूं भाई, जब ऑब्जेक्ट ये जो हमारी अर्थ है सन के चारों तरफ रोटेट करती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो सर्कुलर मोशन करती है। अब सर्कुलर मोशन है तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशन फोर्स। अब ग्रेविटेशन फोर्स जब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो जी वैसे ही डिक्रीज हो रही है। कितना डिक्रीज हो जाती है, जी इज इक्वल टू जी डैश माइनस आर ई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, इतना डिक्रीज हो जाती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि सर अचानक से अगर मान लो किसी समय अर्थ ने रोटेशन अपना बढ़ा दिया, अर्थ तेज वेलोसिटी से चलने लगी, है ना, हाई वेलोसिटी से चलने लगी, हाई वेलोसिटी से चलेगी तो भाई ओमेगा इंक्रीज होगा, ओमेगा इंक्रीज होगा तो सर जी डिक्रीज होगा, जी डिक्रीज होगा तो सर वेट में कमी आ जाएगी। देखो कितना इंटरेस्टिंग फेज है, क्या आ जाएगी, जी में कमी। यानी मुझे जो अभी वेट मेरा 70 है वो 70 ना फील होकर कम फील होगा, 60 फील होगा, 65 फील होगा या कुछ भी हो, ठीक है, कम फील होगा। अब ऐसे ही सर अगर ओमेगा 0 हो जाए, अर्थ रोटेट करना बंद कर दे, अर्थ रोटेट करना अगर बंद कर देगी तो भाई जी अचानक से बहुत बढ़ जाएगा, और बहुत बढ़ेगा तो मुझे अपना वेट बहुत ज्यादा फील होगा, काफी ज्यादा फील होगा। हो सकता है अर्थ के अंदर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाएं, अर्थ अंदर की तरफ चली जाए क्योंकि जी का मान बहुत बढ़ेगा, तो अर्थ का सरफेस अंदर धस जाएगा, किसके, अर्थ के, समझ गए ना। तो इसलिए कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता, अगर जीरो हो गई, अर्थ ने रोटेट करना बंद कर दिया, तबाही तबाही। समझ में आ रही है भाई, खतरनाक है ये चैप्टर, एकदम मजेदार, कि अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया तो क्या होगा, अचानक से ग्रेविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, पूरी अर्थ अंदर धस जाएगी, और शायद तब ये देखने के लिए हम जीवित भी ना रहे। इतना खतरनाक चैप्टर है, समझ में आ गई ना चीजें। तो अर्थ जी का मान जो है किस किस पर डिपेंड करता है, शेप ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ। और आगे चलते हैं कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो सर जी का मान कितना चेंज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन, ठीक है। जैसा कि लिखा है, वेरिएशन इन जी एट द अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो मान लो हम एक ड्रॉ कर लेते हैं भाई साहब, देखो ये हमारे पास में अर्थ है, ठीक है। अर्थ का सर रेडियस कितना होता है, आप बोलोगे सर जी आर ई होता है, ठीक है। अर्थ का मास कितना होता है, बोलोगे सर एम ई होता है। अब एक ऑब्जेक्ट जो जहां पहले अर्थ के सरफेस पर रखा था, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट था बेटे, है ना, कितने मास का, एम मास का कोई ऑब्जेक्ट था, पहले अर्थ के सरफेस पर रखा था। अब इस भाई साहब को हम, इस जनाब को उठाकर कहां ले गए, यहां ले गए, है ना, पॉइंट पी पर ले आए इस मास, इस महाशय जी को। कितनी हाइट है सर ये अर्थ से, एच हाइट आप ऊपर ले गए, कितनी हाइट ऊपर ले गए, एच हाइट ऊपर ले गए। तो अर्थ के सेंटर से कितनी होगी भाई, सेंटर से हाइट, यहां से यहां तक सर आर ई था, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, आप बोलोगे सर आर ई प्लस एच, है ना, यहां से यहां तक जो टोटल हाइट है कितनी होगी बेटा, आर ई प्लस एच। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि जी के मान में कितना वेरिएशन आएगा, अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर ले जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसका जी कितना चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को मैंने भी प्रूव कराया था बेटा, G इज इक्वल्स टू होता है, आप बोलोगे सर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। कराया था कि नहीं कराया था, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर कराया था। ये कहां पर है, एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, हाँ जी, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक, ठीक है। एट द हाइट ऑफ, एट द हाइट ऑफ h above to the अर्थ सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हम इसको h ऊंचाई आगे ले जाए तो सर g जो है g ना होकर g डैश हो जाएगा, तो बोलोगे हाँ जी। और ये सर g m e और r ही नहीं रहेगा, r e प्लस h हो जाएगा क्योंकि आप ऊपर ले गए उसको h हाइट। अब बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को डिवाइड कर दो। आप बोलोगे सर g अपॉन g डैश, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर अपॉन सर जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। भाई साहब इनसे ये कैंसिल हो गया, ये महाशय जी ऊपर आ गए, है ना। चौथा पद कहाँ आता है बेटा, पहले के पास, 1 2 3 4। अब इनका रूल समझो कि जो फोर्थ है वो सर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई में जाता है, और जो सेकंड है सर वो थर्ड के साथ मल्टीप्लाई में जाता है। आप बोलोगे सर जी अपॉन जी डैश, महाशय जी कितना आ गया, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई समस्या तो है ही नहीं। आप बोलोगे भाई जी अपॉन जी डैश इक्वल्स टू, यहां से सर
इन दोनों में एक काम कर लेता हूं, ऐसे कर लेते हैं, आर ई प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, है ना भाई, इसका भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर कर दिया। अब जी अपॉन जी डैश ये हो गया सर आर ई अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई, बोलो कोई दिक्कत बेटा, प्लस एच अपॉन आर ई, भाई साहब ये कैंसिल हो गया, तो जी अपॉन जी डैश ये हो गया सर 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, कितना हो गया सर एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। हमें जी डैश निकालना था, जी डैश कितना होगा, तो एक काम करते हैं इसको उल्टा कर देते रिवर्स, ठीक है, तो आप बोलोगे सर जी डैश अपॉन जी ये हो जाएगा सर 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, तो सर जी इधर ले जाओ, तो जी डैश जो है सर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, इतना ये चेंजनेस नजर आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है, इसको मैंने रिवर्स कर दिया है, अपॉन में 1 डाल लो तो 1 ऊपर और ये सारा पार्ट नीचे। अब ये जी भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई से यहां पहुंचेंगे, आप बोलोगे सर जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, तो सीधा सीधा सर हो गया कि इतना चेंजनेस आएगा। अब मान के चलो एक काम कर लेते हैं हम लोग, ऐसे लिख लिया सर हमारे पास ये फॉर्मूला आया जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है आप खुद ही देख लो, मान के चलो हम h इज इक्वल टू आर ई, ये दोनों बराबर हो गए, इतना ऊपर ले गए जितना अर्थ का रेडियस है, ठीक है, h आर ई के इक्वल हो गया, तो जी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h जी अपॉन 1 प्लस आर ई अपॉन आर ई हो गया, भाई ये कैंसिल हो गया, तो जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, तो जी डैश भाई साहब कितने हो गए 2 का स्क्वायर, तो जी डैश भाई साहब कितना हो गया जी बाई 4, तो आप कह रहे हो सर जी का वैल्यू कम हो रहा है, बोलो हाँ या नहीं। अब कितना रह गया सर 1/4 रह गया पहले वाले का, पहला कितना था सर, पहला तो जी था जो कि 9.8 है, अब कितना रह गया इसका, आप बोलोगे सर अब रह गया इसका 1/4, तो जी का अगर आप एच हाइट ऊपर जाते हो तो सर जी का मान क्या होता जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आसान बहुत ही इजीली, कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें सर, है ना, आसान है, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई लगाना था, बस काम खत्म, डिवाइड करना था, इक्वेशन बन गई, काम खत्म हो गया। तो मजा आया बच्चे, है ना, सारी बातों में मजा आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, और जितना मेरे से हो सकता है उतना आपको एकदम तगड़े तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो फटाफट से यार एक काम बनता है आप लोगों का, चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, फटाफट से, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं कि अगर हम अब एच हाइट नीचे जाते हैं, अर्थ के अगर हम नीचे जाते हैं तो सर जी का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है, किसके नीचे जाते हैं सर, अर्थ के नीचे जाते हैं एच हाइट, तो कितना वैल्यू आएगा, ठीक। तो चलो बच्चे अब की बार है हमारा वेरिएशन इन जी डेप्थ ऑफ द अर्थ, अब की बार हम अर्थ के सरफेस से नीचे आ रहे हैं, डेप्थ की तरफ जा रहे हैं, तो जी के मान में कितना चेंज आएगा। तो भाई साहब मान लो पहले जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ रखा हुआ था, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हम एच हाइट नीचे ले आए, तो यहाँ रखा है, अब यहाँ रखा है, तो सर इसके जी की वैल्यू में कितना चेंज आएगा। तो भाई मुझे पता है सर जी इज इक्वल टू होता है जी एम ई अपॉन आर ई, ठीक है, इतना मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको समझा दूं बेटा, जो एम ई होता है मास ऑफ अर्थ, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, जल्दी बताओ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हमारी अर्थ कैसी, आप बोलोगे गोल है सर जी, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर ई का क्यू, और डेंसिटी हमने लेट कर लिया कि अर्थ का कितना है रो है, यहाँ पुट कर दो भाई साहब, तो जी इज इक्वल हो गया सर जी एम ई अपॉन एम ई के स्थान पर कितना 4/3 पाई आर ई का क्यूब इंटू रो अपॉन आर ई स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सर जी इज इक्वल आ जाएगा 4/3 पाई आर ई इंटू रो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप कहोगे सर इसमें वॉल्यूम निकालने की जरूरत क्या पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि बेटा एक लाइन लिख लो, अब बिलो टू द, अभी आपको समझ में आएगा, बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हैं, अब अर्थ के सरफेस से जब नीचे जा रहे हैं तो जी का मान चेंज होगा, तो भाई साहब एम ई के वही तो मान चेंज होगा, क्यों होगा सर, आर ही नहीं रहेगा, आर ई माइनस एच रहेगा, क्योंकि बेटा जब आप नीचे ले आए अर्थ को, इसको नीचे ले आए, तो नीचे जो ऊपर वाला सरफेस जो ऊपर रह गया वो तो इस पर फोर्स नहीं लगा रहा होगा ना, फोर्स कौन लगाएगा, नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसलिए मैंने इसको दो पार्टों में डिवाइड किया था, है ना, दो मैंने सर्कल से बनाए थे कि अब ये वाला हिस्सा ही तो इस पर फोर्स लगाएगा, ऊपर वाला जो मास है वो थोड़ी ना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ये वाला हिस्सा ही तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा। आप कहोगे हाँ जी सर ये वाला हिस्सा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो सीधी सीधी बात है भाई एम ई डैश की वैल्यू निकाल लो, एम ई डैश फिर से यहाँ 4/3 पाई आर ई माइनस एच का क्यूब हो जाएगा इंटू रो हो जाएगा,
पुट करोगे तो सर जी डैश सेम सेम इसके जैसा ही आ जाएगा 4/3 आर ई माइनस एच इंटू रो। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, तो जी अपॉन जी डैश बेटा कितना आ गया, जी 4/3 पाई आर ई इंटू रो अपॉन में जी 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू में रो से रो कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, तो सर जी अपॉन जी डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू आ गया भाई आर ई अपॉन आर ई माइनस एच। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे, जी डैश अपॉन जी कर लो, रिवर्स कर लो, ये हो जाएगा सर आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो सीधा सीधा सर 1 माइनस एच अपॉन आर ई हो गया, ये जी भाई साहब इधर जाएंगे तो जी डैश आ जाएगा सर जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई। तो अगर इसके नीचे जाते हैं तो इतना क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू में चेंज आ जाएगा, क्या हमारा जिसका नाम लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बहुत सिंपल बात है, देखो मैंने कहा था कि हमारी जो अर्थ है हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। कहां की तरफ अट्रैक्ट करती है बेटा, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो भाई साहब जो ग्रेविटेशनल है, जैसे पढ़ो इसको लिखा है द अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द यूनिट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यूनिट मास पर हमारी अर्थ कितना अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है, इसी को हम कहते हैं फील्ड इंटेंसिटी। किसकी फील्ड इंटेंसिटी सर, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशन किसका होता है, अर्थ की, तो अर्थ की फील्ड इंटेंसिटी हुई ना कि अर्थ सर यूनिट मास पर कितना अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। कोई भी यूनिट मास ले लो, उस पर अर्थ जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है उसी का नाम क्या है सर, फील्ड इंटेंसिटी है। और इसको डिनोट करते हैं आई से, आई इज इक्वल्स टू होता है सर एफ अपॉन एम। तो बेटा इसका मैंने क्या निकाल दिया, एसआई यूनिट निकाल दिया। एसआई यूनिट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर आई इज इक्वल्स टू फोर्स का न्यूटन, मास का केजी, तो न्यूटन केजी इनवर्स। इसका सर डायमेंशन कितना होगा, तो भाई आप सबको पता है mlt माइनस 2 तो किसका होता है, फोर्स का, और नीचे m है तो m से m कैंसिल, lt माइनस 2 हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में जो हमारी इंटेंसिटी है वो सर क्या है, वो एक फोर्स का अमाउंट बता रही है कि यूनिट मास पर अर्थ कितना फोर्स लगाती है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इंटेंसिटी कहते हैं। नेक्स्ट होता है भाई साहब अगला टॉपिक है हमारे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल का क्या मीन से होता है, समझो बेटा, यहां इंफिनिटी है और इंफिनिटी पर कोई मास रखा है, कोई ऑब्जेक्ट है, और उसको आप कहां लेकर आ रहे हो बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड में लेकर आ रहे हो। तो इस मास को इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में ला रहे हो। याद रखो, मास को कहां लेकर आ रहे हो, इंफिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड। सिंपल छोड़ो इसको, आप ये समझो, आप अपने घर से स्कूल जाते हो बैग लेकर, तो बैग में मास तो है ही, आप बोलोगे हाँ जी। तो जब आप अपने बैग को लेकर घर से स्कूल जाते हो तो क्या आपको काम करना पड़ता है ना, चलते हो, टेंशन है, तो चल रहे हो तो क्या करोगे, वर्क तो करोगे, सिंपल सी बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ऐसी भाई साहब इस मास को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाने में वर्क करना पड़ता है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इसी वर्क का नाम क्या है सर, पोटेंशियल है। द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव मास, सॉरी चार्ज याद आ रहा है, यूनिट पॉजिटिव मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। हम लोग मास को इंफिनिटी से कहां लेकर आते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड तक लेकर आते हैं। इसमें जो काम करना पड़ता है उसी का नाम क्या है सर, बोलो जल्दी से, उसी का नाम क्या है सर, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो V इज इक्वल्स टू सर ये हो जाता है आपके पास में, जो हमारे पास V है वर्क डन होता है सर, तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन M। और ये कैसा होगा सर, आप बोलोगे सर माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, इसलिए किसमें होगा, माइनस में होगा। ठीक है, सारी की सारी बात याद रखना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सर v इज इक्वल टू आता है माइनस जी एम अपॉन आर। अभी इसके लिए डेफिनेशन निकालेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। पहले आप मुझे बताओ, इतना क्लियर हुआ कि सर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, कि आप मास को कहां से लेकर आ रहे हो, इन्फिनिटी से कहां लेकर आ रहे हो, आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फील्ड तक, और यहां तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी जैसे मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, अब पोटेंशियल का मैंने आपको बताया था कि हम यूनिट चार्ज को, यूनिट मास को कहां से लेकर आते हैं, इन्फिनिटी से अर्थ के सरफेस तक लेकर आते हैं। तो वो जो वर्क करना पड़ता है वही क्या आपका पोटेंशियल होता है। अब उसको मैंने प्रूफ करने के लिए बोला था, अब प्रूफ करूंगा तो बेटा उसके लिए सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी मुझे, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो वही पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आपसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछा जाए और पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो सेम होता है,
बट थोड़ा सा डिफरेंस है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है सर जी, इन्फिनिटी पर कोई मास रखा है और उसे ग्रेविटेशनल फील्ड तक ला रहे हैं, तो यहां तक लाने में जो वर्क डन होता है इसी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एक मास है उसको इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उस वर्क का नाम ही क्या है सर, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो हमें वर्क निकालना है, लेकिन v क्या होता है सर, वर्क अपॉन मास है ना, यूनिट मास पर कितना वर्क करना पड़ रहा है इसको पोटेंशियल बताता है, और ये जो टोटल वर्क है इसको कौन बताता है, एनर्जी बताती है। तो दोनों की डेफिनेशन सेम सी ही है, याद रखना इस चीज को। तो यूनिट मास पर निकाला जाए तो पोटेंशियल, और टोटल वर्क निकाला जाए तो भाई साहब क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसको प्रूव करते हैं कि सर कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो मान लीजिए हमारे पास में ये क्या बेटा, एक ये हमारे पास में अर्थ है, और एक ऑब्जेक्ट इस अर्थ के सरफेस से, अर्थ का जो रेडियस है वो r ही है, अर्थ का जो मास है सर वो m ही है। अब एक ऑब्जेक्ट इससे, है ना, ऐसे ले लो, एक ऑब्जेक्ट इससे बेटा कितना x डिस्टेंस पर रखा है, कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, यहाँ कहीं रखा है x डिस्टेंस पर। फिर उसके बाद भाई साहब हम इस पॉइंट को यहाँ से b से c तक लेकर जा रहे हैं इसको, और b से c तक लेकर जा रहे हैं, तो छोटा सा डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा, है जी। एक ऑब्जेक्ट है सर जो अर्थ से कितने डिस्टेंस पर रखा है, x डिस्टेंस पर, कहां, b, अर्थ से x डिस्टेंस पर रखा है, और इसको हम b से c तक लेकर जा रहे हैं। तो b से c तक लेकर जा रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें पता है भाई, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि भाई इस पर एक क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, F इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना था, x, जब ये यहां से यहां तक रखा था तो टोटल डिस्टेंस कितना था, x था। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग इस पर एक फोर्स लग रहा है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, F इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर, फोर्स हो गया। अब वर्क डन अगर हम निकालना चाहें भाई, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर W इज इक्वल्स टू हो जाएगा, छोटा सा वर्क डन है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो भाई dW इज इक्वल्स टू हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ठोक दो, तो आप बोलोगे सर dW इज इक्वल्स टू, कहां से लेकर आ रहे हो भाई, इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड तक लेकर आ रहे हो, है ना, इन्फिनिटी से x तक लेकर आ रहे हो। ठीक है, x क्या छोड़ो, r लिख लो, रेडियस ऑफ अर्थ है ना, तो r लिख लो कि r तक आप लेकर आ रहे हो उसको। ठीक है, r डिस्टेंस तक आप लेकर आ रहे हो उसको, तो इन्फिनिटी से ये f की वैल्यू पुट कर दो सर जी, जी एम ई एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बेटा dx, इन्फिनिटी से r तक। अब बोलोगे सर dw इज इक्वल्स टू, सीधा सीधा हो गया भाई, g और m ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए, क्या बचेगा, इन्फिनिटी से लेकर r dx अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर, आगे आगे सर जी, dw का w हो गया सर इन्फिनिटी से लेकर r तक, भाई साहब ये हो गया x की पावर -2 इंटू dx, तो w इज इक्वल्स टू हो गया सर, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे ना बेटे तो आप सबको पता है ये चल ही रहा है भाई साहब, जी एम ई एम, ठीक है, यहां भी लिख देता हूं जी एम ई एम इसके साथ है, ये हो जाएगा सर x की पावर -2 + 1 इन्फिनिटी से लेकर r तक, तो w भाई साहब हो गए जी एम ई एम एक्स की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी से r, -1 इधर आ गया सर, w इज इक्वल्स टू जी एम ई एम, माइनस बाहर आ गया 1 अपॉन एक्स, कहां से, इन्फिनिटी से r, अब पुट करेंगे सर w इज इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी भाई साहब 0 हो जाता है, तो कितना बचेगा सर, w इज इक्वल्स टू माइनस जी एम ई एम अपॉन r, तो यही वो वर्क डन है, और यही वर्क डन बेटा पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। यही वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल सी बात है सर, वर्क निकालेंगे, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई कर दी, इंटीग्रेशन कर दिया, इन्फिनिटी से r तक लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से r तक लेकर आ रहे हैं, तो इतना आ गया। अब ये जो माइनस साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, माइनस इज इंडिकेटिंग दैट यू आर वर्किंग अगेंस्ट द अर्थ, ग्रेविटेशन, अर्थ के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, दैट्स इट। तो सर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वर्क तो हमारा निकल गया, और यही पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आपको मैंने बोला था -w/m होता है, माइनस उसके साथ लगाई है, तो v इज इक्वल्स टू w कितना भाई, आप बोलोगे सर w कितना हमारे पास में, जी एम ई एम अपॉन r, ठीक है, इंटू m, तो m से m कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल्स हो जाता है जी एम ई अपॉन में r। अब r ही मान लो या कुछ भी मान लो, आपके ऊपर है, तो r जो आपने डिस्टेंस माना हो, कहां तक लेकर आ रहे हैं, अर्थ के सरफेस तक लेकर आओगे तो r ही, कहीं 20 तक लेकर आओगे तो r, वो डिस्टेंस आपको पुट कर देनी है।
ठीक है, तो ये आ जाता है आपका पोटेंशियल। और कैसा होता है भाई, ये भी माइनस में है, तो वर्क जो है वो भी आपका किसमें, माइनस में है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस हो जाएगी। इतना क्लियर हुआ सभी को? बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट, केपलर्स लॉ की तरफ चलते हैं। ठीक है, किसकी तरफ चलते हैं, केपलर्स लॉ की तरफ चलते हैं, बहुत इंटरेस्ट। तो चलो गाइज अब चलते हैं केपलर लॉ की तरफ। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है भाई साहब? केपलर का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि बेटा कि हमारा जो कोई भी प्लेनेट है वो अर्थ के चारों तरफ, देखिए उसने बोला कि सर कोई भी प्लेनेट अर्थ के जो अराउंड में घूमता है वो इलिप्टिकल शेप में घूमता है, ना कि सर्कुलर शेप में। ठीक है, कौन सी शेप में, इलिप्टिकल शेप में। तो पहला लॉ लिख भी लेंगे आप, द प्लेनेट, ठीक है, रोटेट अराउंड द सन, रोटेट अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड द सन इन इलिप्टिकल शेप, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है जी, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है, वेयर, जो जहां पर, अब इसके इलिप्टिकल के कोई भी एक इलिप्टिक होता है ना बेटा, उसके दो फोकस होते हैं, F1 एंड F2, तो कहीं ना कहीं सन एक फोकस पर होता है उनके, दूसरा फोकस ऐसे रहता है, वहां कोई नहीं रहता। तो सन इनके प्लेनेट के, देखिए ये प्लेनेट्स हो गए, ये ढेर सारे, मतलब अलग अलग ऑर्बिट होगी। अभी ये एक प्लेनेट की ऑर्बिट है जिसकी अलग अलग मैंने पोजीशन दिखा रखी है। ठीक है, अलग अलग प्लेनेट अलग अलग अपने हिसाब से रोटेट कर रहे होंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास में एक प्लेनेट है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट क्या है, पोजीशन है, तो हमेशा ये जो है फोकस किसके पर रहेगा, सन पर रहेगा। किस पर फोकस रहेगा, सन पर। तो मैंने यही लिखा है कि एवरी प्लेनेट रोटेट अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज इन देयर फोकी। सन का होता है बेटा, उनकी फोकी पर होता है। ठीक है, सन का होता है उनकी फोकी पर होता है। फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया। सर सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है? देखिए सेकंड लॉ स्टेट करता है कि मान लो ये आपके पास में कोई इलिप्टिकल ऑर्बिट है और ये सन है, तो सन को और प्लेनेट को, है ना बेटा, सन को और प्लेनेट को किसी टाइम पर एक लाइन ज्वाइन कर रही है। ये यहाँ पर प्लेनेट है, पहले यहां तब यहां पहुंच गया, तो एक लाइन है जो सन और प्लेनेट को ज्वाइन कर रही है। एक्चुअल में तो ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, तो इमेजिनरी लाइन है ना। फिर ऐसे ही सेम टाइम पीरियड में, जैसे यहाँ टाइम पीरियड सेम है, सेम टाइम है, तो उसी टाइम में मैंने यहाँ अलग पोजीशन ले ली। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जितना एरिया वो यहाँ स्वाइप करता है उतना ही एरिया यहाँ स्वाइप करेगा। यानी कि सेम टाइम में अगर मान लो इसने A1 एरिया यहाँ कवर किया है और A2 एरिया यहाँ कवर किया है, तो भाई साहब A1 इक्वल्स टू A2 हो जाएगा। सिंपल भाषा में कहें तो यहां समझो, द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट टू द सन, प्लेनेट टू द सन, ऐसी कोई भी लाइन जो सर प्लेनेट और सन को जोड़ती है, द लाइन ज्वाइनिंग प्लेनेट टू द सन स्वाइप्स इक्वल एरिया, ठीक है, स्वाइप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बेटा सेम इंटरवल में सेम एरिया कवर करती है। ये कौन कहना चाह रहे हैं? ये आपका केपलर का सेकंड लॉ कहना चाह रहा है कि मान लो किसी टाइम पर एक लाइन है जो सन और प्लेनेट को यहां जोड़ती है, तो फिर यहां से यहां तक एरिया कवर किया होगा, फिर सर दूसरी किसी पोजीशन पर यहां और यहां कोई एरिया स्वाइप किया होगा, तो ये दोनों एरिया सेम इंटरवल में सेम होते हैं। जैसे एक घंटे में इसने, और समझो एक घंटे में इसने 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर का एरिया कवर किया है, तो भाई साहब एक घंटे में यहाँ भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही एरिया कवर करेगी। तो सेम टाइम में सेम एरिया कवर करती है, ये कहने का बात है। ठीक है, अब हम तो नहीं मानते इस बात को, सर प्रूफ करके दिखाओ, तो माने भी इस बात को, है ना। विदाउट प्रूफ कैसे मान ले, तो प्रूफ भी कर लो भाई, इसको प्रूफ कर लेते हैं भाई साहब। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से, प्रूफ करते हैं हम इसको। तो भाई साहब मैंने कहा एरियल वेलोसिटी निकालेंगे, यहाँ पर एरिया जो होता है सर, एरिया, ठीक है भाई। आप कह रहे हो सर हम तो नहीं मान रहे, प्रूफ करके दिखाओ तब तो माने भी। चलो भाई प्रूफ भी मान लेते हैं। मान लो किसी टाइम पर ये वाली कंडीशन ले लो, केवल ये वाली कंडीशन, पहले प्लेनेट यहां था, रोटेट होते 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 यहां पहुंच गया। ठीक है, तो आपको जब मैंने बोला था सर्कुलर मोशन में, मैंने आपको कराया था बेटे, सर्कुलर मोशन अगर याद हो तो आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई ऑर्बिटल ऐसे सर्कुलर मोशन करता है तो भाई नीचे यहाँ थीटा एंगल बनाता है, और यहाँ सर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस होता है। तो एक रिलेशन था भाई साहब, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन आर। बस इस बारे में इसको याद रखो, है ना, इसको याद रखना है। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ऐसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए ट्राइंगल है, किसका काम कर रहा है, ट्राइंगल का, तो हाफ इंटू बेस। अब इसके सामने वाला थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है,
तो इसको नाम दे दो सर ओ ए बी। तो सर एरिया हो गया आपके पास में हाफ इंटू बेस कितना भाई साहब आपके पास में, ओ से ए बेस है, ये रेडियस हो गया भाई साहब आपके पास में, है ना, और हाइट कितना सर ए से बी है। तो सर ए इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जो ओ ए है इसको डी थीटा ले लो, तो डी थीटा है सर, इंटू जो ए बी है सर, ए बी क्या सर डेल्टा एस है, कितना बेटा डेल्टा एस, ठीक है, ओ से ए, सॉरी ओ से ए कितना आर है, डी थीटा नहीं, ओ से ए की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा आर है। अब डेल्टा एस हो गया आपके पास ए बी, जो वो चल रहा था भाई ये वाली चीजें है ना, लगभग इसके बराबर ही हो गया अप्रोक्स। तो ए इज इक्वल्स टू हाफ इंटू आर इंटू डेल्टा एस की वैल्यू यहां से निकाल लो, तो सर आर डेल थीटा हो जाएगी। अब बोलोगे हाँ जी सर कोई नहीं, तो सर ए इज इक्वल्स टू हो गया हाफ आर स्क्वायर, आप बोलोगे सर जी डेल्टा थीटा। अब मैं यहां कर देता हूं डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो आप बोलोगे सर यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। अब डी थीटा अपॉन डी टी आप सबने पढ़ा है सर ओमेगा होता है ना, कौन सी वैल्यू, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, तो डी ए अपॉन डी टी सर हो जाती है आपके पास में हाफ आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, कितना हो जाता है आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। यहां तक आप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाओ, क्या सर J इज इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है, J क्या है बेटा, आप लोगों ने सिस्टम ऑफ पार्टिकल में पढ़ा होगा कि सर J जो होता है आपके पास में एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू कभी नहीं चेंज होती, मोमेंटम तो कोई सा भी हो फिक्स रहता है। अब सर I की वैल्यू रख दो एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो भाई साहब यहां से आप देखोगे तो J अपॉन एम इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा आ गया, ये उठाकर यहां रख दोगे तो भाई डी ए अपॉन डी टी सर आ जाएगा कितना आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा की वैल्यू सर J अपॉन एम है और इनटू में 2 भी है, तो सर J अपॉन 2m, तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, J पहले से ही कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, मास ऑफ प्लेनेट बदलेगा नहीं, तो भाई साहब डी ए अपॉन डी टी क्या हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया, तो सर डी ए अपॉन डी ए जो था डिफरेंस जो था वो 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हो रहा। अब चेंज नहीं हो रहा है तो जितना एरिया यहाँ कवर करेगा उतना एरिया यहाँ कवर करेगा, तो सिंपल सी बात है, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है भाई साहब, इसका यही समझ लो, थर्ड लॉ क्या स्टेट करता है, थर्ड लॉ स्टेट करता है कि बेटा किसी भी जब कोई प्लेनेट सन के अराउंड रोटेट करता है तो उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट टू द सन। प्लेनेट टू द सन का जो क्यूब होता है, प्लेनेट और सन का जो डिस्टेंस होता है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ये इसका थर्ड लॉ है। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट, the square of time period of the planet is proportional to the distance of planet to the sun cube, ठीक है, जो डिस्टेंस है उसकी क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, ये आपका थर्ड लॉ है। तो तीनों लॉ बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे, प्रूफ आपने करना सीख लिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह की तरफ, ठीक, तो चलो मजेदार टॉपिक चल ही रहा है। तो हेलो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में ऑर्बिटल वेलोसिटी। देखो कोई भी, अभी मैंने बोला कि सन के चारों तरफ कौन रोटेट करते हैं, प्लैनेट्स, वैसे ही बेटा सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो एरियल ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड रोटेट करते हैं। तो कोई भी ले लो एक, चाहे प्लैनेट ले लो चाहे सन ले लो, कोई भी है भाई, मान लो ये आपके पास में एक प्लैनेट है और इसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट रोटेट कर रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या भाई साहब आर है, सैटेलाइट का कोई ना कोई मास होगा सर, है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर मास तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, इसको मान लेते हैं v0, जो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ना, और इसका कोई ना कोई रेडियस होगा, इसका कोई ना कोई मास होगा, इसको कैपिटल मास मान लेते हैं, इसकी कैपिटल आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे निकालना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। तो जब भी ये प्लेनेट यानी सैटेलाइट रोटेट अराउंड द ठीक है, अराउंड द प्लेनेट, जब भी ये इसके चारों तरफ रोटेट करेगा तो टू फोर्सेस आर वर्किंग, दो फोर्स यहाँ पर काम करेंगे, कौन कौन से भाई साहब, एक तो न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, कौन सा फोर्स लगेगा न्यूटन्स के अकॉर्डिंग सर, एक तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी सर F इज इक्वल्स टू जी एम इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर, और एक सर इस पर कौन सा काम कर रहा होगा, आप बोलोगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है सर, F इज इक्वल्स टू कितना होगा, आप बोलोगे सर m v0 स्क्वायर अपॉन में r।
अब दोनों ही सेम फोर्स हैं जितना, क्योंकि आपको पता था ग्रेविटेशनल ही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है, तो दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। तो सीधा सीधा सर जी एम इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन में आर। ठीक है जी, आर से ये आर कैंसिल हो गया, एम से ये एम कैंसिल हो गया, तो जी एम अपॉन आर है ना, जी एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू वी नॉट का स्क्वायर। तो वी नॉट सीधा सीधा हो जाता है सर रूट जी एम अपॉन में आर। बार बार कैपिटल आर की याद आ रही है क्योंकि अर्थ करवाया ना अभी। अच्छा, यहीं से अब आगे चलते हैं। आपने पढ़ा था सर जी इज इक्वल्स टू होता है जी एम ई अपॉन आर ई, पढ़ा था? आप बोलोगे हाँ जी सर। यहाँ ये किसके लिए था? अर्थ के लिए था। आर ई का स्क्वायर होता है ना, आर ई का स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये तो अर्थ के लिए होता है, तो अर्थ के लिए ही मान लो कि अर्थ के अराउंड में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो ये एम ई है, और ये ऐसे मान लो अर्थ के अराउंड में मून घूम रहा है, अर्थ के अराउंड में मून घूम रहा है, तो एक समय आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये एम ई है और आर आर नहीं है, आर ई है। ठीक है, अब यहां से जी एम ई की वैल्यू निकालोगे, आप बोलोगे सर जी आर ई स्क्वायर आ गया। किसकी वैल्यू आ गई सर? ये जी एम ई की वैल्यू। यहां पुट करोगे तो सर ऑर्बिटल वेलोसिटी सीधा सीधा आ जाएगी, जी एम ई की वैल्यू सर जी आर ई स्क्वायर अपॉन में आर ई। आर ई से ये एक आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा सर रूट जी आर ई। किसके लिए? मून के लिए। इतना हो जाएगा आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी। वैसे तो यहीं तक आ गई किसी भी, किसके लिए? प्लेनेट के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर देखें तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अर्थ के लिए ना लेकर कोई प्लेनेट के लिए ले लो तब भी यही आएगा, तो किसी भी प्लेनेट के लिए ले लो ऑर्बिटल वेलोसिटी यही आएगी। फटाफट से राइट डाउन कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। दो फोर्सेस से शुरुआत करनी है सर, ग्रेविटेशनल से और सेंट्रीपिटल से, दोनों फोर्स इक्वल होंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी मिल जाएगी। अच्छा, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी तो हो गया। अब एक बात समझते हैं सैटेलाइट की। जब मैंने बोला था कि सैटेलाइट होता है, एक होता है बेटा जियो सैटेलाइट, ठीक है, एक होता है जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बेटा कुछ सैटेलाइट ऐसी होती हैं, जियो स्टेशनरी का मतलब समझो, आपको पता है सर सैटेलाइट किसके? प्लेनेट के अराउंड रोटेट करती हैं, तो उनको सैटेलाइट कहते हैं। जो भी एरियल ऑब्जेक्ट प्लेनेट के अराउंड रोटेट करेगा उसको सैटेलाइट कह रहे हैं। अब जियो स्टेशनरी क्या है? जियो मतलब जियोग्राफिकल, मतलब हमारी अर्थ की बात आती है। देखो कुछ सैटेलाइट ऐसी होती है कि उनका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल आता है। जैसे हमारी एक अर्थ, हमारी जो अर्थ है भैया वो कितने टाइम में 365 डेज में तो सन का लगाती है, और 24 में एक राउंड कंप्लीट कर लेती है अपना एक्सिस पर। तो ऐसे ही कुछ सैटेलाइट होती है जिनका टाइम पीरियड सेम होता है किसके? अर्थ के टाइम पीरियड के। कुछ ऐसी सैटेलाइट होती है जिनका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के सेम होता है, इसी को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी, क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में वो चल ही नहीं रही है। अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई चल ही नहीं रही है। जैसे दो बाइक अपने साथ साथ चल रही है, दोनों की स्पीड सेम है, तो ऐसा लगेगा कि ये वाली बाइक, बाहर कोई देख रहा होगा कि दोनों बाइक रुकी हुई है। तो ऐसे हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी, कि कुछ सैटेलाइट ऐसी हो जाएंगी जिनका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल होगा, और ऐसी कंडीशन में अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में उन्हें देखें तो वो हमेशा रुकी हुई नजर आएंगी, इसलिए उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। याद रखना, पूछा जाए तो बता देना सर, वो सैटेलाइट जिनका टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल होता है, उनको हम जियो स्टेशनरी कहते हैं। सिंपल है। चलिए, एक होता है सर बाइंडिंग एनर्जी। अभी आपको बता दे रहा हूं मैं सारी चीजें। बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी देखो, आप ये सोचो कि अर्थ पर हम लोग किसी ना किसी एनर्जी से जुड़े हुए हैं, हाँ या नहीं? अर्थ पर किसी ना किसी, किससे जुड़े हुए? हम एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो अगर मुझे कोई ऐसी एनर्जी दे दे कि हम अर्थ को छोड़कर चले जाएं और वापस फिर कभी ना लौटे, तो ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। द बाइंडिंग एनर्जी गिवन टू द मास, किसी भी मास को ऐसी एनर्जी दे दी हमने कि वो कहां चला जाता है? इट लीव्स द अर्थ, वो अर्थ को छोड़कर चला जाता है, एंड नेवर रिटर्न्स टू द अर्थ, और वो कभी वापस अर्थ पर नहीं आएगा क्योंकि अब चला गया, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला गया। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ऐसी होता है भैया, आपके पास में बाइंडिंग एनर्जी समझ में आ गया? बाइंडिंग मतलब बहुत सारे बच्चे समझेंगे जिस एनर्जी से हमें जोड़ रखा है, नहीं, इतनी एनर्जी देते हैं कि वो अर्थ को छोड़कर चला जाए और फिर कभी वापस ना लौटे, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ध्यान से समझ। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, देखो इसको समझो, जैसे मैंने भी बोला था कि कोई भी प्लेनेट के चारों तरफ एक सैटेलाइट रोटेट कर रही है, तो भाई साहब इसमें दोनों एनर्जी होंगी, पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक भी होगी। काइनेटिक क्यों होगी सर? वो रोटेट कर रही है इसके। पोटेंशियल क्यों होगी? क्योंकि सर अपनी ही पोजीशन में बनी हुई है, अपनी एक्सिस को छोड़कर नहीं जा रही, तो उसमें दोनों एनर्जी होती है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, आप सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी, अभी मैंने फॉर्मूला निकाला था, U इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर होता है। लेकिन यहाँ एम अर्थ थोड़ी ना है, कोई भी एक दूसरा सैटेलाइट है ना, उसके लिए ले लो तो जी एम एम अपॉन आर होता है।
और सर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो तो हाफ एम वी ई स्क्वायर होता है, या वी नॉट का स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी थी ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर, और ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी हमने निकाला था सर रूट में जी एम अपॉन आर। तो यहां पुट कर दोगे भाई साहब के इज इक्वल्स टू हाफ एम इंटू कितना आ गया बेटे, है कितना बोलोगे आप, तो जी कैपिटल एम में भाई प्लेनेट का मास है, ठीक है, और ये सैटेलाइट का मास है, तो ये हो जाएगा सर जी एम अपॉन में आर। तो के इज इक्वल्स टू हो गया हाफ जी एम इंटू एम अपॉन में आर। तो के इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन में 2r। तो भाई ये टोटल कितना है आपका, देखो ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस में रहती है सर जी, माइनस में रहती है। तो टोटल एनर्जी निकाल लो आप, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी, आप बोलोगे सर U प्लस के, तो इनको ऐड कर लोगे, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस में जी एम एम अपॉन में आर 2r। तो आप इनका एलसीएम लोगे तो टोटल आ जाएगा बेटा माइनस का जी एम एम अपॉन में आर। कितना आ जाएगा, माइनस का जी एम एम अपॉन में आर, वो भी कितना 2r, सॉरी 2r। तो इतना टोटल उसमें क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, इसमें टोटल एनर्जी हो जाएगी, किसी भी सैटेलाइट के पास में इतनी एनर्जी होती है। अब एक होती है सर एस्केप वेलोसिटी, है ना, इसके बाद में सर क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी होती है। तो मैंने आपको बोला था, अभी मैंने बताया भी था कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, कि भाई हम प्लेनेट किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना तेज फेंको, ऐसे फेंको, वो किसको छोड़कर चले जाए, अर्थ के सरफेस को छोड़कर चली जाए, और फिर वापस कभी अर्थ के सरफेस पर ना लौटे। तो ऐसी बाइंडिंग एनर्जी हम एनर्जी दे रहे थे, और अब की बार हम वेलोसिटी दे रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दे दो कि वो वापस अर्थ के सरफेस पर ना लौटे, तो उसको हम कहते हैं इसका एस्केप वेलोसिटी। भैया एस्केप वेलोसिटी के टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अर्थ की एनर्जी, अर्थ जिससे खींच रही थी, है ना, और हमारी कौन सी भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, दोनों बराबर हो जाएंगी, तभी तो ये बस बाहर निकल पाएगी। तो भाई K इज इक्वल्स टू हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू, यू की वैल्यू कितना होता है, जी एम ई एम अपॉन में आर ई, एम से एम कैंसिल हो गया भाई साहब, 2 उधर जाएगा तो वी ई स्क्वायर हो गया सर जी एम ई अपॉन आर ई, ठीक है, साथ में 2 भी है, तो वी ई इज इक्वल्स टू हो गया सर रूट 2 जी एम ई अपॉन आर ई, इतना हो गया। अब हमें पता है सर कि स्मॉल जी और कैपिटल में हमने एक रिलेशन निकाला था अपॉन में आर ई स्क्वायर, तो जी एम ई की वैल्यू यहां से रख दोगे, आप बोलोगे सर 2 इंटू जी आर ई स्क्वायर अपॉन में आर ई, ठीक है, आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, तो वी ई इज इक्वल्स टू आ गया सर 2 जी आर ई, ठीक है, ये हो गया आपका एस्केप वेलोसिटी। अगर आप यहाँ जी वगैरह की सारी वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, जी की वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता है सर 9.8, जल्दी बताओ, इतना ही बताया था, जी की वैल्यू कितनी बताई थी, आप बोलोगे सर 9.8, और आर ई की वैल्यू कितनी बताई थी 6.4 इंटू 10 की पावर 6, इसको करोगे, सॉल्व करोगे तो वी आ जाएगा 11.2 किलोमीटर। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड देते हो तो वो भाई साहब अर्थ के सरफेस को छोड़कर चली जाएगी और फिर वापस कभी लौटकर नहीं आएगी। अब एक छोटा सा रिलेशन है सर, बस लास्ट हो गया। क्या है सर रिलेशन, कि वीई एंड वी नॉट में रिलेशन, यानी कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशन है। अब वीई कितना था सर, आप बोलोगे रूट 2 जी आर ई है, और वी नॉट कितना है सर, जब भी रिलेशन निकालते हैं डिवाइड कर दो, जी आर ई होता है भाई, से कैंसिल हो जाएगा, तो वीई अपॉन वी नॉट सर रूट 2 हो गया, वीई इज इक्वल्स टू सर वी नॉट रूट 2 आ गया। ये आपका टोटल क्या आ गया, रिलेशन आ गया इन सब में। तो भाई साहब यहीं पर आपका क्या होता है, चैप्टर एंड होता है। और आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए, ये वन शॉट कैसी रही, मजा आया कि नहीं आया है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और अगली बार बताओ किसका वीडियो बनाना है, जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो ऐसे ही, और अगर मजा आया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई साहब, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और सारे के सारे फैला दो इस वीडियो।